नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में हूं मानक गुप्ता। शाम के 5 बज रहे हैं और अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी माहौल गर्म होने वाला है, क्योंकि कल महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी हफ्ते पूरी संभावना है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूरे देश में जो उपचुनाव होने हैं, बहुत सी सीटों पर उपचुनाव हैं, 2 लोकसभा सीटें भी खाली हैं, उनके उपचुनाव भी महाराष्ट्र और झारखंड के मतदान के साथ ही कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र का आप जानते ही हैं, विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि झारखंड का 5 जनवरी को। अब ये 2 चुनाव एक साथ ही कल अनाउंस हो सकते हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का मतदान 1 या 2 चरण में हो सकता है, जबकि झारखंड का भी 2 चरणों में मतदान हो सकता है। हालांकि पिछली बार शायद झारखंड का मतदान 3 से ज्यादा चरणों में हुआ था। इस बार जैसा मैंने बताया, अमेठी और बसीरहाट की सीट भी खाली, अमेठी वायनाड की बात कर रहा हूं, वायनाड की सीट भी खाली है। तो वो उपचुनाव जो है वो भी, इसको जरा ठीक करा दिए, वायनाड। तो ये जो उपचुनाव है और चुनाव है, इनकी घोषणा कल हो सकती है। इस घोषणा के मद्देनजर चुनाव अनाउंस होने वाला है दोनों स्टेट्स में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की खेमों में बैठकों का दौर जारी है, मंथन जबरदस्त चल रहा है। दोनों की बैठकों में क्या क्या हुआ, जरा जल्दी से आपको बता देता हूं। दरअसल कांग्रेस की अलग बैठक चल रही है और बीजेपी की भी अलग चल रही है। विधानसभा चुनाव दोनों के टारगेट पर हैं। आपको पता है, झारखंड में भी बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होंगे, वहां कुछ रीजनल प्लेयर्स भी हैं, जेएमएम है, और महाराष्ट्र में सीधी टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन की होने वाली है। इसी को देखते हुए राहुल गांधी हरकत में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई है। बीजेपी की बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई है, जहां पर जेपी नड्डा, अमित शाह खुद मौजूद हैं। चर्चा यह हो रही है कि एक तो सीट बंटवारा कैसे करना है सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र में, दूसरा उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन अब शुरू हो गया है। बीजेपी एक बार फिर से एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए माना जा रहा है बहुत से सिटिंग एमएलएस के टिकट काट सकती है। और खबर यह भी है कि 160 सीटों पर 288 में से बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। अब देखना यह है कि शिवसेना और एनसीपी के साथ सीट बंटवारा कहां तक पहुंचा है। अब महाराष्ट्र का चुनाव अभी तक पिछले 2.5 साल, 5 साल, 10 साल के मुद्दों पर लड़ा जा रहा था, जो अभी तक कैंपेन हुआ। 2 दिन से अचानक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुद्दे लॉ एंड ऑर्डर, अंडरवर्ल्ड, सरकार की नाकामी, ये सब हो गए। लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, बाबा सिद्दीकी के एक भी हत्यारे को नहीं छोड़ेंगे, सबको फांसी होगी। एकनाथ शिंदे कह तो रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। विपक्ष की तरफ से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, जनता का सरकार पर अब भरोसा नहीं है, खुलेआम इस तरह का मर्डर हो जाता है, वो भी एक नेता का। मनोज झा, आरजेडी के नेता, सांसद, कहते हैं सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। अब आरोपी को गिरफ्तार करके हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि बिहार और यूपी से भी आवाज आई है, पूरे देश से आवाज आई है बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से कह रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, यह मामला अब सीबीआई को सौंप देना चाहिए। फिर संजय राउत, सबसे तीखा प्रहार संजय राउत ने किया सरकार पर महाराष्ट्र में। वो कहते हैं, मुंबई में गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ी है, इस सरकार के पीछे अंडरवर्ल्ड की ताकत है। अंडरवर्ल्ड गुजरात से चलाया जा रहा है। एक गैंगस्टर जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, गुजरात एटीएस की हिरासत में है, वो बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है। यह गृह मंत्री के लिए चुनौती है, क्योंकि अमित शाह जी खुद गुजरात से आते हैं। अजीत पवार को अमित शाह से इस्तीफा मांगना चाहिए। देख रहे हैं आप, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कैसे अचानक महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर रहा है। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल मेरा यही है, कल से चुनाव, दोनों तरफ है तनाव। और आज का दूसरा सवाल, बाबा का मर्डर महाराष्ट्र चुनाव पर कितना असर।